नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत फ्रांस संबंधों को मिलेगी नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माजे में करेंगे भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर साइट का करेंगे दौरा। मार्जे में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय में दिखा गजब का उत्साह। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हुआ मार्जे। फ्रांस के सफल दौरे के बाद आज शाम अमेरिका रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच व्यापक शुल्क, आव्रजन और रणनीतिक संबंधों पर अहम चर्चा की संभावना। श्री रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज का निधन। पीजीआई लखनऊ में ली अंतिम सांस। 3 फरवरी को ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। और आपकी हार के बाद राजधानी दिल्ली में सीबीआई की पहली बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारी गिरफ्तार। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस की यात्रा पर हैं। भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को उस समय नई उड़ान मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्जे में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके साथ ही प्रधानमंत्री इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो साइट है उसका दौरा भी करने वाले हैं। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारत और फ्रांस के बीच संबंधों में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। आज फ्रांस के तटीय शहर मार्जे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इस फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सिमेट्री में उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जो कि मार्से में पहले विश्व युद्ध के दौरान तैनात थे। साथ ही प्रधानमंत्री मार्जे में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान इस दूतावास को खोलने का निर्णय लिया गया था। फ्रांस के तटीय शहर मार्जे में दूतावास खुलने से प्रवासी भारतीयों को दूतावास से जुड़ी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। वहीं भारतीय स्टार्टअप्स और एसएमईज को नियमों को जानने, स्थानीय साझेदार ढूंढने और बाजार में मौजूद अवसरों को समझने का मौका मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की साइट का दौरा भी करेंगे। ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। A visit that both leaders will undertake together to a place called Kadarash is the site of the International Thermonuclear Experimental Reactor, which is a project, a high science project in which India is a partner along with a few other countries. रक्षा, सुरक्षा, असैनिक परमाणु सहयोग और अंतरिक्ष भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। वहीं दोनों देशों के संबंधों को पिछले कुछ साल में और भी विस्तार मिला है। नए क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास शामिल हैं। डीडी न्यूज के लिए जेसिका तनेजा, मार्जे, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के मार्जे में जब होटल पहुंचे तो उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री का भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ अभिवादन किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी से आत्मीय भाव के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि फ्रांस में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और वहाँ के विकास में एक अहम भागीदार के रूप में अपना रोल निभाते हैं। बहुत एंजॉय किया। बेसिकली हमने बहुत वेट किया
बट जैसे ही मोदी जी अंदर आए ऐसा मतलब कुछ अलग सी ही एनर्जी थी एंड ऐसा लगा कि भाई ये मेहनत और ये जो हमने एफर्ट्स किया, जो भी हमने इंतज़ार किया वो सफल हो गया। फर्स्ट टाइम ये मार्सेई आए हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है एंड आई होप ये इंडिया और फ्रांस का ये जो नज़दीकें हैं और बढ़े और हमारे लिए फ्रूटफुल हो और देश के लिए फ्रूटफुल हो। इंडो फ्रेंच जो भी समिट चल रहा है इधर और एट द सेम टाइम कोलैबोरेशंस या रिलेशंस जो भी बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम व्हेन ही केम लाइक एरोस्पेस के बारे में बहुत अच्छा किया, इस बार एआई के बारे में बहुत अच्छा कर रहा है एंड वी आर एज एआई कंपनी हमको समझ आ रहा है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया कैसा होने जा रहा है और फ्रांस कैसा होने जा रहा है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। उनकी जो एनर्जी हमने फील करी है वो सच में जो लोग बोलते हैं वो सच में हमने देखा है और हमारी ये आशा है कि एरोस्पेस की जो रिलेशन है इंडिया और फ्रांस के बीच में वो आगे चलती रहे, बढ़ती रहे। और मैं एयरबस में काम करती हूँ फ्रांस में, तो मैं देखना चाहती हूँ कि एयरबस इंडिया में और भी बड़ा हो और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो मोदी जी है तो मुमकिन है। ये मेरा सन ईवान है, मोदी जी ने इसके सर पे हाथ रखा और इसको हाई किया, इसको बहुत अच्छा लगा। ये रात के 1 बजे तक जगा हुआ था पर इट वाज टोटली वर्थ इट। आखिरकार मोदी जी के दर्शन हो गए, ये बहुत ही टाइम से पेंडिंग था बट आने के बाद एक्साइटमेंट बहुत ही नेक्स्ट लेवल थी और इट वाज अ वेरी वेरी बिग मोमेंट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडियन एंड ऑफ कोर्स इंडियन एंड फ्रांस का रिलेशन ऑफ कोर्स इससे बहुत अच्छा होगा। इतना इंतज़ार करने के बाद जब हम मोदी जी से मिले और वो इतनी रात को भी हमारे लिए थोड़ा वक्त निकाला, हम सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे इतने अच्छे ओकेजन में वो आए कि यहाँ पे कॉन्सुलेट खुल रहा है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए आए। इट्स वेरी वेरी अमेजिंग मोमेंट। मोदी जी से मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमने काफ़ी वक्त उनका वेट किया बट हमें लगा था वो आएंगे और वो बस चल के अंदर चले जाएंगे, बट इवन दो इतना लेट हो गया है उन्होंने सबसे वो मिले, उन्होंने काफ़ी लोगों से हाथ मिलाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मोदी जी से मिले, मैं गुजराती हूँ, हमने गुजराती में बात की, केम छो काका, उन्होंने आशीर्वाद दिया, गुजराती में बात की। सो मिलकर हमें ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। आज मोदी जी आए यहाँ पे तो हमें बहुत अच्छा लगा। उनके आने का हमने बहुत वेट किया लेकिन हमें उनकी वेट करने के बाद भी हमें उनकी एनर्जी इतनी अच्छी फील हुई तो बहुत मज़ा आ रहा है और उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीट किया। आज एक बहुत अच्छा दिन है एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ मंच को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े बल्कि दोनों की दोस्ती की नींव विश्वास, नवाचार और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक देशवासियों ने भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री ने सीईओ फोरम को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा तो सिर्फ व्यापारिक परिदृश्य पर ही नहीं बल्कि वैश्विक बदलाव होगा। भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। चाहे डिफेंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक हो या फार्मा, टेक हो या टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर हो या एविएशन, हेल्थ केयर हो या हाईवेज, स्पेस हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सभी साथियों के लिए इन सभी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर हमारी पहचान ये है कि आज भारत तेजी से एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बन रहा है। उन्होंने देश में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि निवेश के लिए यही समय
सबसे सही समय है। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे बजट में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स अंकित किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को रैशनलाइज किया है। ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स गठित की है। कस्टम रेट स्ट्रक्चर को रैशनलाइज किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से भारत ट्रेड नेट की शुरुआत की जा रही है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। और सफल फ्रांस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री आज शाम 2 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी को और अधिक मजबूत और ठोस बनाना है। व्यापार, शुल्क, आव्रजन और रणनीतिक संबंधों को लेकर दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा होने की संभावना है। वॉशिंगटन डीसी से देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर उतरेंगे तो वे उन पहले वैश्विक नेताओं में से एक होंगे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मुलाकात करेंगे। यह प्रारंभिक बैठक दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने के संकेत देती है। At the invitation of the President of the United States of America, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official working visit to the United States on 12th and 13th of February. Prime Minister would be amongst the first few world leaders to visit the United States following the inauguration of President Trump. The Prime Minister has been invited to visit the US within barely 3 weeks of the new administration taking office. Shows the importance of the India-US partnership and is also reflective of the bipartisan support that this partnership enjoys in the United States. पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत में रक्षा, व्यापार, शुल्क और निवेश पर फोकस होगा। अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर इस वक्त चीन पे देखा जा रहा है, पर इसको लेकर दुनिया भर में और भारत में भी चिंता शुरू हो गई। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिलने यहां वॉशिंगटन डीसी आएंगे तो उनकी वार्ता का यह अहम बिंदु रहेगा। दोनों देश चाहेंगे कि एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हुए कैसे ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 118 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें भारत के पक्ष में लगभग 32 बिलियन डॉलर का व्यापार सरप्लस था। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के मुद्दे भी वॉशिंगटन में चर्चा का केंद्र होंगे। संभावित रक्षा सौदों में स्ट्राइकर सैन्य वाहन और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर भी बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहां व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तब व्यापार और इमिग्रेशन के अलावा फोकस होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी। किस तरीके से भारत और अमेरिका ग्लोबल और इंडो पैसिफिक में एक साथ बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह और शुभम के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ का आज 31वां दिन है। आज माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में अपनी परंपरा, श्रद्धा और आस्था पर अटूट विश्वास के साथ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान आरंभ किया। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ में श्रद्धालुओं का स्नान, ध्यान, पूजा अर्चन अपनी संपूर्ण श्रद्धा, आस्था और भक्ति से जारी है। आज के पुण्य स्नान के अवसर पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी कराई गई। अनुमान है कि आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर सकते हैं। कल प्रयागराज में 1 करोड़ 34 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं भारत की आस्था, सनातन की समरसता, मानवता के जयघोष के जीवन प्रतीक महाकुंभ की शुरुआत से अब तक करीब 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से उत्प्रोत साधु संत, श्रद्धालु, कल्पवासी, स्नानार्थी और गृहस्थ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र की बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने सुबह 4 बजे सीसीटीवी से निगरानी की। सीएम योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है कि मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में किसी भी स्नानार्थी, श्रद्धालु, कल्पवासी या आम नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। प्रयागराज की सीमा पर बने पार्किंग स्थलों को प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। 5 लाख से अधिक क्षमता के वाहन पार्किंग व्यवस्था के साथ ये स्थल है। इस अवसर के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। यातायात अव्यवस्था से बचने के लिए सार्वजनिक और निजी वाहनों के लिए निर्दिष्ट पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए ताकि श्रद्धालुओं को पैदल स्नान घाट तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा माघ पूर्णिमा में श्रद्धालुओं के लिए कुल 133 एम्बुलेंसेस तैनात की गई। महाकुंभ नगर के 43 हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट पर हैं। 125 एम्बुलेंस के अलावा 7 रिवर एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस भी विशेष रूप से लगाई गई है। स्नानार्थियों की यात्रा को सुगम बनाने में जुटी योगी सरकार ने महाकुंभ की महा तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज की अतिरिक्त व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं के घर वापसी के लिए 1200 से ज़्यादा रोडवेज बसेस को आरक्षित किया गया। हर 10 मिनट में श्रद्धालुओं को बस सुविधा मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को मेला स्थल पहुंचने के लिए 750 शटल बसेस मौजूद हैं, यानी 1200 रोडवेज की बसेस का आरक्षण किया गया है ताकि श्रद्धालु सकुशल घर वापस पहुंच पाएं। 10 मिनटों में ही श्रद्धालुओं को बस मिलती है, यानी कि एवरी 10 मिनट्स के इंटरवल पर आपको बस की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की गई है। 750 शटल्स जो हैं वो मौजूद हैं ताकि वो आपको वहाँ से जहाँ आप उतरे हैं मेला स्थल तक लेकर जाएं। श्रद्धालुओं को हर 2 मिनट में शटल बस की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के आवागमन पर प्रशासन द्वारा कड़ी नज़र भी रखी जा रही है। क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से अहम कदम है ये। वहीं निर्धारित स्थानों पर वाहनों को पार्क करने की अपील की जा रही है ताकि अव्यवस्था से बचा जा सके। और ये थी महाकुंभ से जुड़ी हुई अहम खबरें। आज संत रविदास जयंती है। संत गुरु रविदास भारत के एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी रहे। संत रविदास एक ऐसे संत है जिन्हों को आप मत, मजहब, पंथ और विचारधाराओं की सीमाओं में नहीं बांध सकते। देखिए उनके जन्म से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारतवर्ष की पवित्र धरा ने कई महान संतों को जन्म दिया, जिनके विचार और उपदेश आज भी मानव जीवन को दिशा देते हैं। इन्हीं में से एक हैं संत गुरु रविदास, जिनका योगदान न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और मानसिक सुधार में भी अविस्मरणीय है। आज संत गुरु रविदास की 648वीं जयंती है।
संत गुरु रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माघ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। संत रविदास को संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई। उनके द्वारा रचे गए 40 पदों को सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। रविदास एक महान संत और कवि थे जिनका भक्ति आंदोलन में अहम योगदान था। उन्होंने समाज से विभाजन को दूर करने और व्यक्तिगत आध्यात्मिक आंदोलन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उनकी वाणी का प्रभाव इतना व्यापक रहा कि समाज के सभी वर्गों की उनके प्रति श्रद्धा रही। संत रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। गुरु रविदास ने अपने भक्ति पदों के माध्यम से भक्ति मार्ग को सरल और समझने योग्य बनाया। उनके प्रसिद्ध भजन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और अब कैसे छूटे रे नाम रट लागी आज भी भक्तों के दिलों में गूंजते हैं। इनकी प्रसिद्ध उक्ति है मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि अगर मन पवित्र है तो गंगा में भी स्नान की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पास सीर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर में बने पार्क में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया था। साथ ही 101 करोड़ रुपए की लागत के आध्यात्मिक पर्यटन विकास कार्य का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि रविदास जी के भव्य मंदिर एवं स्मारक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया था। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण और उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संत रविदास जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, पूज्य संत गुरु रविदास जी को उनकी जन्म जयंती पर सादर नमन और वंदन। समाज से भेदभाव के उन्मूलन के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, सौहार्द और भाईचारे की भावना से भरे उनके संदेश समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सदैव पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, इस सब के खिलाफ उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई। रविदास जी ने समता और समरसता की शिक्षा भी दी और हमेशा दलितों, वंचितों की विशेष रूप से चिंता भी की। मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। सरकार सबकी है, सरकार की योजनाएं सबके लिए। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा के हार्दिक बधाई देता हूं। जय गुरु रविदास। श्री रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज का देहांत हो गया है। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे और पीजीआई लखनऊ के आईसीयू में भर्ती थे। अस्पताल सूत्रों के अनुसार एक ही दिन में श्री दास जी को कई बार ब्रेन अटैक हुआ, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्परता से इसका संज्ञान लिया, तुरंत उचित इलाज की व्यवस्था कराई।
इसके बाद वो डॉक्टर की देखरेख में आईसीयू में भर्ती थे। बीते कई दिनों से उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन आज माघी पूर्णिमा के पवित्र दिन वो अनंत यात्रा पर चले गए। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।